हेलो फ्रेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना फर्स्ट चैप्टर क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो देखिए केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिलकर एक नए सब्सटेंस का निर्माण करते हैं विद द डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब देखिए केमिकल रिएक्शन को कुछ एग्जाम्पल के साथ में हम लोग समझते हैं जिससे हमें बहुत आसानी होगी कि हाँ केमिकल रिएक्शन कैसे हो रही है। देखिए हम लोगों ने सभी ने सोडियम के बारे में तो पढ़ा ही हुआ है। सोडियम हम लोग जानते हैं कि एक फ्लेमेबल सब्सटेंस होता है। तो अगर हम किस सोडियम को पानी के साथ डायरेक्टली डाल देते हैं तो इससे इसमें बहुत तेज़ी से आँख को ये पकड़ लेता है, ठीक है ना। इसलिए सोडियम को क्या करा जाता है, हमेशा कैरोसिन ऑयल के अंदर इमर्स करके रखा जाता है। दूसरी बात, सोडियम एक जहरीला पदार्थ भी होता है। अगर आप इसको इनटेक कर लेते हैं तो थोड़ी ही देर बाद ये क्या करेगा, आपके शरीर के अंदर फूड पॉइजनिंग का काम करना शुरू कर देगा और हो सकता है इस फूड पॉइजनिंग के कारण आप मर भी जाओ, ठीक है ना। दूसरा, हम क्लोरीन गैस की अगर बात करें तो क्लोरीन गैस भी क्या होती है, एक सफोकेटेड गैस होती है कि अगर मान को किसी कमरे के अंदर अगर हम क्लोरीन गैस को फिल कर देते हैं और उसके अंदर हम लोग किसी भी व्यक्ति को खड़ा कर देते हैं तो हमारा ये देखेंगे हम कि वो व्यक्ति थोड़ी देर बाद सफोकेशन के कारण मर भी सकता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, जब देखिए इनकी प्रॉपर्टी इस समय पर कहती है दोनों की बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी हैं, लेकिन जैसे ही सोडियम क्या करता है, क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करता है, सोडियम क्या करता है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बन जाता है, सोडियम क्लोराइड बन जाता है। क्या निर्माण होता है हमारा, सोडियम क्लोराइड। को बैलेंस कर देते हैं तो देखिए सोडियम क्लोराइड क्या बन जाता है, ये इसे कहते हैं हम लोग क्या, कॉमन सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन सॉल्ट कहते हैं, यानी कि खाने वाला नमक जो होता है वो हमारा बन जाता है। तो बेटा ये तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है। सोडियम क्लोराइड, अगर सोडियम क्लोराइड नहीं होगा, हम नमक नहीं खाएंगे तो हमें बहुत सारी तरीके की परेशानी देखने के लिए मिल जाएंगी यहाँ पर, ठीक है ना। इस चीज़ के बारे में हम बायोलॉजी के अंदर अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्या क्या दिक्कत हो जाती है, ठीक है। आगे जाके इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए यहाँ पर क्या थी, इनकी दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट थी। यहाँ पर इन दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट थी, लेकिन यहाँ पर देखिए इस सोडियम क्लोराइड की बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी आई है। यहाँ पर ये हमें मारने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पर ये हमें बचाने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों ही जगह पे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास में क्या हो रहा है, इसके बिल्कुल नया सब्सटेंस फॉर्म्ड हुआ है हमारा, जिसकी प्रॉपर्टी भी क्या है, बिल्कुल अलग है। चलिए एक और लेते हैं। दूसरा हमारे पास में एग्जाम्पल है, जैसे हमने हमारे पास हम जानते हैं कि जो आयरन होता है, आयरन बहुत जल्दी रस्ट कर लेता है, यानी कि बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेता है किसके साथ में, पानी के साथ में, ठीक है ना, और बना देता है उसका ऑक्साइड की लेयर बना लेता है। या हम ये भी देख सकते हैं कि जो आयरन होता है, आयरन मैग्नेट के साथ भी बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है। आपने देखा होगा चुंबक के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है। लेकिन जो हमारा सल्फर होता है, जो हमारा सल्फर होता है वो चुंबक के साथ में कुछ भी रिएक्ट नहीं कर पाता, ठीक है ना। चुंबक के साथ किसी भी तरह की रिएक्शन नहीं कर पाता। अगर आप चुंबक को लेके आओगे तो आयरन तो उसके साथ चिपक जाएगी क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, लेकिन आपकी जो सल्फर है, सल्फर इसके साथ बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो क्या करेंगे हम इसको, अगर हम इन दोनों को एक साथ हीट कर देते हैं, दिस सिंबल फॉर द हीट, ठीक है ना, ये ट्रायंगल जैसा जो सिंबल आप देख रहे हैं इसको हीट का सिंबल कहते हैं। अगर हम इन दोनों और गर्म करने के बाद में तब इसके पास में अगर आप चुंबक को ले जाते हो तो ये एक दूसरे को क्या करने लगेगी, चुंबक इसके साथ अट्रैक्शन करना शुरू कर देगी और ये क्या बना देंगे, फेरस सल्फाइड बना देंगे। क्या बना देंगे, फेरस सल्फाइड बना देंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, जो सल्फर था वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा था चुंबक के साथ में, लेकिन यहाँ पर देखिए ये चुंबक के साथ रिएक्ट करना इसने शुरू कर दिया। एक एग्जाम्पल और लेते थे। देखिए हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस हम लोग जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा फ्लेमेबल गैस होती है। हाइड्रोजन गैस को क्या करेगी, यहाँ पर आग लगाएगी, जरा सी भी अगर आप कहीं से इसको हल्की सी भी हीट मिल जाएगी तो ये क्या करेगी, आग को पकड़ लेगी, बहुत ज़्यादा फ्लेमेबल होती है। और जो ऑक्सीजन होता है ये क्या करता है, आग लगाने में मदद करता है। किसी भी चीज़ को बड़ा आग लगाने वाला पदार्थ है ये। तो आग लगाने में क्या कर रहा है, ये इसकी मदद कर रहा है। लेकिन जैसे ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, पानी, यानी कि आग बुझाने वाला बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट थी और यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट थी। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अगर हम डेली लाइफ में इसकी बात करें तो डेली लाइफ में हमने बहुत सारी ऐसी रिएक्शन देखी हुई हैं जहाँ पर हम केमिकल रिएक्शन को होते हुए देखते हैं। जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, हमारे खाने का पचना, हमारे पेट के अंदर हम लोग या क्या करते हैं, जो भी खाना हम लोग खाते हैं तो वो जाके पेट में क्या हो जाता है, कुछ समय के बाद में 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे के बाद में डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है ना। अब वो डिपेंड करता है कि हमने कितना खाना खाया है या हमने किस तरीके का खाना खाया है, जो वो उतने टाइम पीरियड में डाइजेस्ट हो जाएगा। दूसरा हमारे पास में क्या है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है, हमारा सांस लेना। अब हम लोग जो भी सांस लेते हैं,
तो जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान हमारे पास में क्या होता है, पहला ब्रीथिंग का काम यानी कि सांस लेना और छोड़ना। अब इस ये रेस्पिरेशन हमारी मदद करता है किसमें, हमारी डाइजेशन ऑफ फूड में, यानी कि जो हमारा फूड पेट के हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो बर्न होता है, जो जलता है, वो इसी की मदद से जलता है। इसको डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है। तीसरा हमने रस्टिंग ऑफ आयरन, हमने जंग लगते हुए लोहे में बहुत बार देखा हुआ है। हर किसी के जिसके भी घर में लोहे का गेट लगा होगा और वो बारिश के कांटेक्ट में यानी कि पानी के कांटेक्ट में या एसिड के कांटेक्ट में होता होगा, तो आपने देखा होगा वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, रस्ट हो जाता है। नहीं तो आपके घर की जो चाबियां होती हैं, आजकल क्या होता है चाबियों में भी आयरन मिला देते हैं बहुत सारी जगह पे, तो उसमें भी रस्टिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी। फिर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ठीक है ना, मैग्नीशियम रिबन का जलना। अभी इस इक्वेशन को हम आगे करेंगे थोड़ा सा। और फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ठीक है ना, दही का जमना। ये सारी की सारी रिएक्शन हमारी क्या कहलाती हैं, केमिकल रिएक्शन कहलाती हैं। ओके, आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो देखिए केमिकल रिएक्शन के दो मेन कंपोनेंट होते हैं। क्या क्या, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है हमारे पास में प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट होते क्या हैं, रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि पार्ट लेते हैं, भाग लेते हैं। तो वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट कहलाते हैं। यानी कि जैसे हमारे, मैंने यहाँ पे एग्जांपल में हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन यहाँ पर लिखे हुए हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे मान के चलिए मेरे पास में है मैग्नीशियम, ठीक है ना, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैंने क्या करा, मैग्नीशियम को लिया और मैग्नीशियम को किससे रिएक्ट करा दिया, अपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा दिया। और मैग्नीशियम कहता है हमारे यहाँ पे सॉलिड है हमारे पास में, और ऑक्सीजन कहता है गैसियस स्टेट में है। तो जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि मैग्नीशियम को एयर की प्रेजेंस में जलाया जाता है, तो ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है तो उस समय पर मैग्नीशियम जो है वो डेजलिंग लाइट प्रोड्यूस करता है। कैसे प्रकार की लाइट प्रोड्यूस करता है, डेजलिंग लाइट प्रोड्यूस करता है। अब ये डेजलिंग लाइट कैसी होती है, चमकीली कलर की, यानी कि जैसे आप उसको जलाओगे तो उसकी रोशनी ऐसी होगी, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो वेल्डिंग वाले होते हैं उनकी एक चमकीली चमकीली सी लाइट निकलती है उसके अंदर से, जिसको देखना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। और ज़्यादा देर तक आप देख लोगे तो आपको थोड़ी देर बाद ऐसा लगेगा कि भैया मेरे को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, जब आप इधर उधर देखोगे। दूसरा क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जैसे ही हमारा क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है, तो दूसरी चीज़ हमारे पास में क्या बनाता है, एक वाइट कलर का पाउडर जनरेट करता है। क्या करता है, वाइट कलर का पाउडर यहाँ पर बनाता है। ठीक है ना। तो देखिए मैग्नीशियम यहाँ पर क्या था, जब अकेला था। अब ये जो मैग्नीशियम है और जो ये ऑक्सीजन, इन्होंने क्या करा, यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। किसने, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने क्या करा, पार्टिसिपेट किया। तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, ये हमारा क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट कहलाएगा। अब इनकी रिएक्शन के बाद में, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन के बाद में हमें एक प्रोडक्ट मिल के आया यहाँ पर, यानी कि एक पदार्थ मिल के आया, एक सब्सटेंस मिल के आया, जिसको हमने बोला मैग्नीशियम ऑक्साइड। और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है ना। तो प्रोडक्ट हमारे पास में क्या हो गया, द सब्सटेंस विच, ये नहीं है, ये डब्लू है, एक सेकेंड, डब्लू, विच आर फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है ना। जो भी सब्सटेंस हमारा नया बन के आता है, उसी नए सब्सटेंस को हम लोग क्या कह देते हैं, यहाँ पर अपना प्रोडक्ट बोल देते हैं। जैसे बहुत सारे मैंने, जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल और लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है ना, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, हमने कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, और कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। हम लोग जानते हैं कि कार्बन हमें सॉलिड स्टेट में देखने के लिए मिलता है, ठीक है ना, सॉलिड स्टेट में। ऑक्सीजन हमें कैसा मिलता है, गैसियस स्टेट में देखने के लिए मिलता है। कार्बन हमारा जब ही जल सकता है जब हमारे पास में ऑक्सीजन प्रेजेंस होगा। ऑक्सीजन की एब्सेंस में आप किसी भी चीज़ को नहीं जला सकते। ठीक है ना। तो यानी कि जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगी वहाँ पर आप आग नहीं लगा सकते, जैसे कि वैक्यूम। ठीक है ना, वैक्यूम क्या होता है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर एयर की कोई भी प्रेजेंस नहीं होती, यहाँ की वहाँ पे हवा पाई नहीं जाती है। ठीक है ना, तो वहाँ पे आप आग लगाना चाहोगे तो आप आग नहीं लगा सकते। जैसे आप स्पेस में अगर चले जाते हो तो स्पेस में आप आग नहीं लगा सकते। ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या है, हमारे पास में एयर नहीं है, इसलिए वहाँ पर आग नहीं लगाई जा सकती। तो कोई भी चीज़ जलाने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना जरूरी होता है कि क्या वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है ना। अब यहाँ पे जब कार्बन ने रिएक्ट करा ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बना के दिया हमें, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि क्या होती है, एक बहुत ही जहरीली गैस होती है। ठीक है ना। हम लोगों ने देखा भी है, जब कोई चीज़ जलती है तो उसके पास खड़ा होना बड़ा दिक्कत में होता है, बहुत सफोकेशन हमें होने लगती है। यहाँ पर सफोकेशन का मतलब होता है घुटन होने लगती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास में जिन कार्बन ने और ऑक्सीजन ने क्या करा था, यहाँ पे पार्टिसिपेट करा था, तो इसलिए हमने इसको नाम दे दिया रिएक्टेंट।
और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास इसका एक प्रोडक्ट बन के आया, तो दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से हमारा काम कर रहा है। थोड़ी सी इसका भी ध्यान रखेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जिस टाइम पे रिएक्ट करता है तो उस दौरान क्या करता है, एक तो डेजलिंग कलर की लाइट प्रोड्यूस करता है, साथ में वाइट कलर का एक पाउडर प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना, जलने के बाद में। इसके कुछ एग्जांपल अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, जब मैं आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ाऊंगा तब मैं आपको इसके एग्जांपल बाकायदा दिखाऊंगा चलते हुए, यहाँ पर अच्छे से आपको दिखाई देंगे। अगली हम बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, या आप कैरेक्टर्स भी खाली बोल सकते हैं कि कैरेक्टर्स क्या हैं इसके। तो सबसे पहला कैरेक्टर हमारे पास में क्या होता है, यहाँ पर कुछ बेसिक कैरेक्टर हैं जो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलते हैं हर एक केमिकल इक्वेशन के अंदर। अब वो किसी भी रूप में हो सकते हैं, यानी कि स्टेट में कैसा भी बदल सकता है। सबसे पहला आता है चेंज इन स्टेट, यानी कि हमारा कोई भी रिएक्शन हम कर रहे हैं उसकी कोई भी स्टेट में वो बदल सकता है। सॉलिड से लिक्विड आ सकता है, लिक्विड से सॉलिड आ सकता है, या किसी अनदर स्टेट में भी जा सकता है, गैसेस स्टेट वगैरह सब में जा सकता है। दूसरा हमारे पास में क्या होता है, चेंज इन कलर। तीसरा हम लोग देखते हैं टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। चौथा हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस, और पांचवा है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। एक एक करके हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे कि ये होते क्या है और ये कैसे कैसे काम करते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास में चेंज इन स्टेट। सबसे पहला क्या आता है, चेंज इन स्टेट। अब ये चेंज इन स्टेट कैसे होती है, मान के चलिए हमारे पास में क्या है, हमने हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल लिए, उनको रिएक्ट कराया अपने किससे, वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो हमें क्या मिलता है, वाटर मिलता है। जैसा कि आप इस रिएक्शन के अंदर यहाँ पर देख रहे हैं, हमने हाइड्रोजन गैस ली। अब हाइड्रोजन कैसी है, इस समय पर गैसियस फॉर्म में है, ऑक्सीजन भी हमारी कैसी है, गैसियस फॉर्म में है। लेकिन जो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट मिला, प्रोडक्ट हमारा कैसा मिला, लिक्विड फॉर्म में मिला। प्रोडक्ट हमें कैसा मिला, लिक्विड फॉर्म में देखने के लिए मिला। तो देखिए यहाँ पर इसकी स्टेट कैसी थी, यहाँ पर गैसेस स्टेट में थी। यानी कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, हम फिजिकल केमिस्ट्री जब हम पढ़ के आए थे, यानी कि 9th क्लास के अंदर, वहाँ पे हमने बात करी थी स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, कि मैटर की तीन प्रकार की स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो यहाँ पर देखिए उन्हीं की बात हो रही है। यहाँ पर तो पहली स्टेट इनकी क्या देख रहे हैं हम, गैस यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों मॉलिक्यूल हमारे पास में जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, इनके पास में क्या है, यहाँ पर ये गैसेस स्टेट में है। लेकिन जो इनका प्रोडक्ट बन के आया वो हमारे पास कैसा बन के आया, एक लिक्विड बन के आया। यानी कि इनकी स्टेट क्या हो गई, गैस से लिक्विड के अंदर चेंज हो गई। कुछ और भी एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसे मान के चलिए हमारे पास में है कार्बन, ठीक है ना, कार्बन को भी हमने क्या करा था, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया था। जब कार्बन ने ऑक्सीजन से रिएक्ट करा था तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाया था, ठीक है ना। अब कार्बन यहाँ पर क्या होता है, एक सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, और ऑक्सीजन जो होती है हमारे पास में वो किस तरीके की होती है, गैसेस स्टेट में होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड को तो हम लोग जानते हैं वो गैसेस स्टेट में हमें देखने के लिए यहाँ पर मिलती है। तो देखिए एक पदार्थ यहाँ पर सॉलिड था, सॉलिड को जब जलाया गया तो उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके किस स्टेट में आ गया, गैसेस स्टेट में यहाँ पर देखने के लिए हमें मिल गया। ठीक है ना। तो हमारी स्टेट कैसे भी चेंज कर सकती है, वो फिजिकली भी चेंज कर सकती है, वो केमिकली भी चेंज हो सकती है। जनरली हम यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर हम बात करेंगे कि अगर स्टेट हमारी बदल रही है तो वो केमिकली ही चेंज हो, पर ऐसा कुछ नहीं है। हम दोनों तीन तरह की बातें यहाँ पर करके चलेंगे, क्योंकि हमारी जो केमिस्ट्री है ये 10th क्लास के अंदर सब कुछ आपको पढ़ाया जाता है। फिजिकल केमिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है, इनऑर्गेनिक भी पढ़ाई जाती है। ठीक है, चलिए दूसरी हम लोग बात कर लेते हैं चेंज इन कलर। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, चेंज इन कलर। अब चेंज इन कलर में कैसे, देखिए हमने क्या करा, हमने लिया रेड लेड ऑक्साइड, उसको स्ट्रांगली हीट करा। स्ट्रांगली मतलब बहुत ज़्यादा उसको क्या करा हमने, हीट देना शुरू करा। काफ़ी ज़्यादा हीट देने पर ये क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। हमारा जो लेड ऑक्साइड है वो किस में ब्रेक हो जाएगा, हमारा लेड मोनो ऑक्साइड में ब्रेक हो जाएगा, और साथ में बहुत सारी ऑक्सीजन गैस को क्या करेगा, रिलीज करेगा। अब जो हमारा लेड ऑक्साइड था, लेड ऑक्साइड कैसे रंग का था, हमारा रेड कलर का था। लेड ऑक्साइड कैसा हमारा, रेड कलर का होता है। जब आप इसको स्ट्रांगली हीट करते हो तो स्ट्रांगली हीट करने की वजह से ये किस में ब्रेक हो जाता है, लेड ऑक्साइड के अंदर भी ब्रेक हो जाता है, या आप इसे लेड मोनोऑक्साइड भी कह सकते हो। मोनो का मतलब होता है एक, ऑक्साइड का मतलब हो गया ऑक्सीजन, यानी कि जहाँ पर एक ऑक्सीजन जुड़ा हो। तो लेड के साथ यहाँ पर कितने ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, लेड मोनोऑक्साइड। और ये येलो कलर का होता है, यानी कि पहले ये रेड कलर का था, इसके ज़्यादा हीट करने की वजह से ये किस में कन्वर्ट हो गया, हमारा येलो कलर में कन्वर्ट हो गया, और साथ में क्या करता है, ऑक्सीजन गैस को यहाँ पर रिलीज करता है। ठीक है, आप लोगों को आई होप समझ में आ गया हो चेंज इन कलर। चलिए
तीसरी हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ। इवोल्यूशन ऑफ गैस, नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब इवोल्यूशन ऑफ गैस कैसे देखने के लिए हमें मिलता है, हम सभी ने जिंक को देखा ही है। जिंक हमें कैसी स्टेट में मिलता है, सॉलिड स्टेट में। जब एक जिंक मेटल को आप ट्रीट करते हो किसके साथ में, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में ट्रीट करते हो, तो वो क्या करता है, एक तो हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करता है आपकी, ठीक है ना, साथ में कुछ हमारे पास में सॉल्ट बना के तैयार करता है, जैसे जिंक सल्फेट इत्यादि हमने बना रखा है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन गैस का हमें पता कैसे लगा कि हमारे पास में हाइड्रोजन गैस बनी गई है, तो आपको क्या करना है, आपको जिंक लेना है, उसको किसी भी बीकर के अंदर, यानी कि डाइल्यूट H2SO4 आप ले सकते हो, सल्फ्यूरिक एसिड ले सकते हो, और उसके अंदर जिंक की थोड़ी सी मात्रा डाल सकते हो। तो क्या होगा, जब जिंक रिएक्ट करेगा किसके साथ में, हमारे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो वो एक गैस प्रोड्यूस करेगा, दैट इज द हाइड्रोजन गैस। अब इसको चेक कैसे करा जाएगा कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो गई है कि नहीं, तो आप क्या करोगे, इसे किसी बलून या किसी भी ऐसे कंटेनर में स्टोर कर लोगे जहाँ पे आपको थोड़ा सा नुकसान ना हो और ये आसानी से स्टोर हो जाए और रिलीज ना हो पाए, ठीक है ना। आपने इसको स्टोर कर लिया। अब स्टोर करने के बाद में आप क्या करोगे, इसके पास फायर जब लेके जाओगे, बहुत ही सेफ्टी से काम किया जाता है, जल्दबाजी ना करी जाए इसमें, और ना ही करा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, घर पे इस्तेमाल ना करें, ठीक है ना। तो जैसे ही आप क्या करोगे, इसको इसके पास फायर को लेके जाओगे, तो ये एक पॉप साउंड के साथ में क्या होगा, बर्न होगा, ठीक है ना, क्या होगा, पॉप साउंड के साथ में बर्न होगा। तो हमें यहाँ पे पता लगा कि हमारे पास में जब भी कोई मेटल रिएक्ट हो रही है किसके साथ में, एक सल्फ्यूर यानी कि डाइल्यूट एसिड के साथ में अगर रिएक्ट हो रही है, तो एक तो बनाती है हमारी जिंक सल्फेट, क्या बना रहा है हमारा, जिंक सल्फेट बनाता है, और साथ में हमारे पास में हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। क्लियर है आप सभी को। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं चेंज इन टेम्परेचर। अब चेंज इन टेम्परेचर में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए हमारे पास में क्या होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो टेम्परेचर के बदलने पर, अब ये रिएक्शन या तो हो सकता है कि जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो रिएक्शन होने के बाद हो, या हो सकता है ड्यूरिंग भी हो। कोई ऐसा फिक्स है एंड हार्ड रूल नहीं है कि हमेशा जो है बाद में ही टेम्परेचर चेंज करेगा या बिल्कुल शुरू में ही टेम्परेचर चेंज करेगा। टेम्परेचर कहीं पर भी यहाँ पर क्या कर सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक है ना। और ज़रूरी नहीं है कि टेम्परेचर हमेशा बढ़ता ही है, ठीक है ना, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ठीक है ना, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल को लेके यहाँ पर बात करते हैं। जैसे सबसे पहला एग्जांपल हमने लिया कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड सभी ने देखा होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं चूना, ठीक है ना। इसका एक और नाम भी होता है जिसको बोला जाता है क्विक लाइम, ठीक है ना। क्या होता है, ये चूना होता है। जब भी आप चूने को लेंगे और चूने को पानी में डालेंगे, चूना आप लोगों ने सभी ने देखा हुआ है, जिसने नहीं देखा है वो आज सफ़ेदी वाले की दुकान में चले जाना, यानी कि किसी भी हार्डवेयर वाले की दुकान में जाना और उससे कहना भैया चूना दे दे, ठीक है ना। वो आपको पूरा कट्टा एक चूने का दे देगा। उसको जैसे ही आप क्या करोगे, पानी के अंदर डालोगे, तो पानी के अंदर डालने पर, यानी कि वाटर के अंदर डालने पर, वो बहुत तेज़ी से उसके साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको एक नाम से और जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। क्या बोला जाता है इसको, स्लेक लाइम, भुजा हुआ चूना। देखिए ये चूना एक्टिव था, ये भुजा हुआ चूना कहते हैं इसको, पानी मिला दिया ना आपने, बुझ गया। तो स्लेक लाइम, अब जैसे ही आप इसके साथ इसको मिलाते हो तो इसमें तो बहुत सारी हीट क्या होती है, बाहर निकलती है, यानी कि टेम्परेचर यहाँ पे क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। बहुत सारी हीट आप देखना डाल के पानी में, जैसे ही आप डालोगे, यहाँ किसी ने अगर कार्बेट देखा हो, कार्बेट क्या होता है, कार्बेट भी आपका क्या होता है, क्विक लाइम ही होता है। इसको पकाने के लिए, यानी कि जो फ्रूट वगैरह होते हैं, जो आपने रेड़ी पटरी वाले लोगों को देखा होगा, ये अपने जो फल होते हैं इनको पकाने के लिए क्या करते हैं, कार्बेट का प्रयोग करते हैं। इन कार्बेट को क्या करा जाता है, उसमें फ्रूट के अंदर लगा दिया जाता है 2-3 जगहों पर, और उसके बाद में कुछ टाइम के लिए तो बंद करके रख दिया जाता है। तो उसमें से जो हीट रिलीज हो रही होती है ना, उस हीट के रिलीज होने की वजह से क्या होता है, वो सारे के सारे जो फ्रूट होते हैं वो पकना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपका टेम्परेचर राइज कर गया, इंक्रीज कर गया। लेकिन देखिए एक रिएक्शन, सब लोग आपको टेम्परेचर राइज की रिएक्शन बता रहे हैं, मैं आपको टेम्परेचर डिक्रीज होने की रिएक्शन भी बताता हूँ। हम सभी ने विनेगर तो देखा ही हुआ है, विनेगर तो हमें देखने के लिए मिल ही जाता है, चाउमीन वालों के देख लो या फिर अपने घर में भी बहुत विनेगर पाया जाता है। साथ में हमने लिया बेकिंग सोडा, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब बेकिंग सोडा को जब आप विनेगर के साथ मिक्स करोगे, तो मिक्स करने पर ये क्या करेगा, ये बनाएगा CH3COONA, ठीक है ना। अभी आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए, आगे जाके इसको बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, कैसे बना। लेकिन जो मेन चीज़ है हमारे पास में, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये साथ में क्या बना रहा है, अपना वाटर बना रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है।
तो इस केस में हमारे पास में क्या हो रहा है, देखो वाटर भी बन रहा है। तो इसके केस में हमारे पास क्या है, जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर क्या होता है इसके केस में, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। यानी कि हमारा टेम्परेचर इस बार राइज नहीं कर रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा कोई चीज़ यहाँ से बाहर निकल नहीं रही हीट। देखो कहीं पर भी मैंने हीट की बात नहीं लिखी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, यानी कि अंदर कुछ बर्न तो हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा बर्न नहीं हो रहा कि बहुत ज़्यादा हीट बाहर निकले और उसकी वजह से हमारे हाथ पैर यहाँ जल जाए या कुछ हमारे पास हो जाए। क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ गई यहाँ पर बात? चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपना अगला पॉइंट, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, या इसी को हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेट। अब बहुत लोगों के माइंड में कंफ्यूजन रहती है कि भाई ये पीपीटी होता क्या है, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है कि पीपीटी का मतलब नहीं समझ में आता, प्रेसिपिटेट का मतलब नहीं समझ में आता। तो देखो पीपीटी क्या होता है, आप लोगों ने देखा है कि हम किसी भी सब्सटेंस को, मान लीजिए हम अगर मैं वाटर के अंदर मैं सैंड को मिलाता हूँ, तो सैंड को आप लोगों ने देखा होगा कि ये जैसे ही हमारी डालती है तो सेडिमेंट हो जाती है, ठीक है ना, सेडिमेंट हो जाती है। सेडिमेंट क्या हो जाता है, सेडिमेंट का मतलब होता है नीचे बैठ जाना। अब इसी प्रोसेस को, जिसमें ये डायरेक्टली जाकर नीचे बैठ जाते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते थे सेडिमेंटेशन। पर ये हमें फिजिकली होते हुए रिएक्शन दिखाई देती है, यहाँ पर पहले से रिएक्शन हो रही है। लेकिन पीपीटी हमारा कैसे बनता है हमारे पास में, पीपीटी में जब भी दो केमिकल रिएक्शन, यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, उसके बाद में बनने के बाद, जब कोई भी प्रोडक्ट बनने के बाद में हमारे पास में क्या है, कुछ ऐसा सब्सटेंस तैयार करें जो बनने के बाद नीचे जाके सेटल डाउन हो जाए, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पीपीटी यहाँ पर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हम उसको, यहाँ पर पीपीटी यहाँ पर बोल देते हैं। तो क्या इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि पीपीटी इज ए सब्सटेंस विच सेटल डाउन आफ्टर द रिएक्शन इन सॉलिड फॉर्म, ठीक है ना, आफ्टर द रिएक्शन इन सॉलिड फॉर्म, यानी कि जब रिएक्शन हो गई है, रिएक्शन होने के बाद में जो सॉलिड फॉर्म हमें देखने के लिए मिली, वो क्या हो गई, नीचे जाकर सेटल डाउन हो जाती है। इफ देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, इट विल बी साइन दैट रिएक्शन अकर्ड, ठीक है ना। जब पीपीटी बनता है तो इससे हमें पता लगता है कि हाँ हमारी रिएक्शन हो चुकी है, यानी कि हमारी रिएक्शन कंप्लीटली काम कर रही है। तो इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास में यहाँ पर सोडियम सल्फेट, ये क्या हमारे पास में, मैं इसका थोड़ा सा साइज छोटा कर लेता हूँ, एक सेकंड। ठीक है, तो हमारे पास, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये है हमारे पास में सोडियम सल्फेट, ठीक है ना। क्या है हमारे पास में, सोडियम सल्फेट। जब सोडियम सल्फेट हमारा रिएक्ट करता है किसके साथ में, बैरियम क्लोराइड के साथ में। किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, बैरियम क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो हमें एक वाइट कलर का पीपीटी देता है, जिसको हम बोलते हैं बैरियम सल्फेट। क्या बोलते हैं हम इसको, बैरियम सल्फेट। वाइट कलर का क्या देता है हमें, यहाँ पर एक पीपीटी देता है, जो क्या होता है, बैरियम सल्फेट। अब देखिए कैसे बनता है, मान के चलिए आपने क्या करा, कोई बीकर ले लिया, यहाँ पर कुछ भी ले लिया है, और इसके अंदर आपने क्या भर रखा है, इसके अंदर आपने भर रखा है Na2SO4, यानी कि सोडियम सल्फेट आपने रख रखा है। और इसमें आपने क्या करा, यहाँ से बैरियम डालना शुरू कर दिया, यानी कि बैरियम क्लोराइड को आपने यहाँ पे क्या करा, डालना शुरू कर दिया। अब जैसे ही आप डालना शुरू करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, अंदर आपको बनता हुआ दिखेगा बैरियम सल्फेट आपका बनेगा। और वो क्या करेगा, बैरियम सल्फेट एक वाइट कलर की है, वाइट कलर का क्या बनाएगा, पीपीटी बनाएगा, और वो नीचे जाकर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। अब आपको वाइट कलर दिखाई नहीं देगा, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा कोई और दूसरे कलर में हम यहाँ पे ले लेते हैं। मान लो मैं थोड़ा सा ब्लैक कर देता हूँ, लेकिन देखिए वाइट कलर का बनता है, मैं फिर बता रहा हूँ, थोड़ा सा बस समझाने के लिए मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो ये इस तरीके से जाकर क्या होता है, इसमें बैरियम सल्फेट इस तरीके से जाकर यहाँ पर डिपोजिट हो जाता है, नीचे जाकर डिपोजिट हो जाता है आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन होने से पहले नहीं, केमिकल रिएक्शन होने के बाद जाकर ये बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए एक रिएक्शन की और हम यहाँ पे बात करके लेते हैं, उससे हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने लिया पोटेशियम आयोडाइड, हमने क्या लिया अपना यहाँ पर, पोटेशियम आयोडाइड लिया, ठीक है ना, और उसको क्या करा, रिएक्ट करवाया अपना लेड क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया। किसके साथ रिएक्ट कराया, लेड क्लोराइड के साथ। जब पोटेशियम आयोडाइड लेड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है हमारे लिए पोटेशियम क्लोराइड, और साथ में हमारे पास में क्या बनाता है, पीबी लेड आयोडाइड यहाँ पे बन जाता है। अब देखिए अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ भाई, जो लेड होता है ना, लेड की जो वैलेंसी होती है, हम लोगों ने 9th क्लास में इसके बारे में बहुत पढ़ा हुआ है, वैलेंसी जो होती है वो होती है 2। तो यहाँ पे हमने लिया पीबी अपना, यहाँ पे लिया आई, लेड की वैलेंसी होती है 2, आयोडाइड की होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई जब अगर आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, PbI2 मिलेगा, ठीक है ना। ये केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी हुई है, नहीं पढ़ी है तो कभी टाइम मिलेगा भी, मैं 9th से जब लेक्चर बनाऊंगा तो आप उसके अंदर जाकर देख लीजिएगा, ये सारी रिएक्शन सब बनाने का तरीका मैं वहाँ पे बताऊंगा, ठीक है ना। तो क्या बन जाता है,
लेड आयोडाइड बन जाता है, जो कि कैसे कलर का होता है आपका, येलो कलर का होता है, येलो पीपीटी बनाता है, ठीक है ना। यानी कि केमिकल रिएक्शन जैसी हमारी डन हो जाती है, डन होने के बाद में हमें किस तरीके से पता लगती है, क्योंकि उसमें येलो कलर का एक पीपीटी बन जाता है, तो हमारे को पता लग जाता है कि हमारी जो रिएक्शन है वो डन हो गई है। और जो ये रिएक्शन हुई है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल देते हैं। आई होप तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्या सारे के सारे जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है सब पीपीटी बनाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब पीपीटी नहीं बनाते हैं, कुछ डायरेक्टली भी बनती है और कुछ पीपीटी बनाकर बनते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रोसेस होती है, जैसे इसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से वो बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग कि वाई मैग्नीशियम रिबन इज फर्स्ट रब्ड विद सैंड पेपर बिफोर बर्निंग इन एयर, कि हम मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको एक सैंड पेपर से क्यों साफ करते हैं, ठीक है ना। तो क्या कारण है इसका? देखिए, हमारे पास हमने लिया अपना क्या, मैग्नीशियम रिबन, ठीक है ना। जानते हैं हम लोग मैग्नीशियम रिबन कैसा होता है, एक सॉलिड होता है, जब उसको एयर की प्रेजेंस में जलाया जाता है। अब देखिए, मैग्नीशियम जो होता है हमारे पास में, अगर इसको नया नया आप ताज़ा ताज़ा लेके आए हो, ठीक है ना, मैग्नीशियम को अगर आप ताज़ा ताज़ा लेके आए हो, तो उसे लाकर जब आप लोगों ने क्या करा, निकाला और थोड़ी बहुत देर बाहर रखा हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको रिएक्ट कराओगे तो ये क्या करेगा, ये Mg ऑक्साइड बनाएगा, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बहुत अच्छे तरीके से बनाएगा, जलना शुरू होगा, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही आप क्या करोगे, मान लो आपको कुछ इस मैग्नीशियम को लाए हुए काफ़ी टाइम हो गया, यानी कि आपकी लेबोरेटरी में या कहीं पर ये काफ़ी टाइम से ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि जो ये मैग्नीशियम है आपका, ठीक है ना, इस मैग्नीशियम के ऊपर एक लेयर डिपॉजिट हो जाती है, क्योंकि ये मैग्नीशियम खुले में पड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके ऊपर एक पतली सी लेयर बना लेगा। मान के चलो मेरे पास में ये मैं मैग्नीशियम ले लेता हूँ, ये मेरा मैग्नीशियम रिबन मान लेते हैं हम, ठीक है ना, ये हमारा मैग्नीशियम रिबन हो गया। अब इस मैग्नीशियम के ऊपर क्या होगा, जब काफ़ी लंबे समय तक ये मैग्नीशियम खुले में पड़ा रहता है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, इसके ऊपर एक लेयर बना लेता है, किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, कुछ इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पे बना के आपको दिखा रहा हूँ। कोई बहुत ही पतली लेयर बनती है, ये मत सोचना बहुत मोटी लेयर बनती है, दिखाई भी नहीं पड़ती, इतनी पतली लेयर होती है। तो इस तरीके से क्या करता है, इसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर, पतली सी एक लेयर यहाँ पर इस तरीके से जनरेट कर लेता है। अब क्या होगा, अब आप इसको जब बर्न करोगे, यानी कि इसको जब जलाओगे, तो ये जलेगा तो सही, लेकिन बहुत ही ज़्यादा जो है कंटिन्यूटी में नहीं जलेगा, बहुत धीरे धीरे आपका क्या करेगा। अब इसने आपको ने क्या करा, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपने इसको जलाया, तो ये क्या करेगा, जलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड अब भी बनेगा, लेकिन डिसकंटिन्यूटी फ्लेम के साथ में, डिसकंटिन्यूटी फ्लेम के साथ में। यहाँ पे कंटिन्यूस फ्लेम के साथ बनेगा, यानी कि लगातार जलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो ये लेयर है, जो हमारे पास में ये जो ऊपर हमारे पास में मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो ये लेयर जम गई है, ठीक है ना, इसी लेयर को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सैंड पेपर से हटाते हैं, ठीक है ना, रब करते हैं इससे, ताकि ये लेयर जब हट जाएगी तो ये हमारा मैग्नीशियम अच्छे तरीके से बर्न करेगा और हमारी रिएक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से हो पाएगी, यानी कि इसका जो बर्निंग है वो स्मूथली हो पाएगी। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है कि मैग्नीशियम मेटल reacts with oxygen at room temperature to form a very thin layer of magnesium oxide, जो बिल्कुल पतली होगी, बहुत ही पतली लेयर बनाएगा। So to remove that layer we rub it with sandpaper। sandpaper आपको पता ही होगा, रेगमार जिसे आप कहते हो, सैंडपेपर से ही कहा जाता है, ठीक है ना। सैंडपेपर आफ्टर दिस इट बर्न स्मूथली, ठीक है ना, इसके बाद में ये क्या होता है, आसानी से बर्न हो जाता है, ठीक है। आई होप सो आप सभी लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे करते हैं समाप्त अपनी, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि, और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आप सभी लोगों को इसकी नोटिफिकेशन जल्दी मिलती रहे और आपको पता लगता रहे कि हाँ वीडियो आ चुकी है और आप अच्छे से स्टडी कर सको। अपने दोस्त यारों में भी शेयर कर देना, ताकि जिन लोगों के पास में ट्यूशन नहीं है वो भी यहाँ पे पढ़ सकें। एक एक चीज़ पूरी डिटेल में मिलेगी, कोई स्किप नहीं करी जाएगा, कुछ भी स्किप नहीं करा जाएगा, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोग बस पढ़िए और अपने लिए अच्छा अपना भविष्य बनाइए। चलिए, तो मिलते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच।